हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में देखिए हमने बात की थी कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है वो कैपेसिटर की तरफ अट्रैक्ट होता है और उस अट्रैक्शन का कारण था कि जो फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है कैपेसिटर के कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कर्व हो जाती हैं किनारों पे, चार्ज इंड्यूस होता है डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे, और जो कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनके कारण उस इंड्यूस चार्ज पे फोर्स लगता है, जिसके कारण हमारा डाइलेक्ट्रिक अट्रैक्ट होता है। हमें डाइलेक्ट्रिक पे जो फोर्स लिखना है वो दो स्पेशल केसेज में फोर्स लिखना है। आप जनरलाइज फोर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम जनरलाइज केस में फोर्स नहीं लिखते। ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकते। अगर कोई आदमी किसी भी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए रेडी है तो वो आदमी कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन हमें अभी इस लेवल पे उतना कॉम्प्लेक्सिटी से डील नहीं करना, इसलिए हम हर केस में डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स की वैल्यू नहीं लिखेंगे। हम दो सिचुएशन देखेंगे। कौन सी सिचुएशन होंगी? पहली बात तो हेडिंग डालें आप, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। कल हेडिंग डाला गया था, ठीक है, नहीं डाला हो तो डाल दीजिए, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक हमसे पूछा गया है। इसमें भी हमें जो सिचुएशन एनालाइज करनी है, मैं वो सिचुएशन बता देता हूं। तो हमें वो सिचुएशन एनालाइज करनी है कि मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, मान लीजिए एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर की प्लेट है इस तरह से, ऐसे इस कैपेसिटर की प्लेट है इस तरह से, और एक आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और जो डाइलेक्ट्रिक है वो एकदम इसके किनारे पे रखा हुआ है। जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वो एकदम यहां किनारे पे रखा गया है, यहां पे। ये आपका डाइलेक्ट्रिक एकदम किनारे पे रखा गया है और ये डाइलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा और हमें इस अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है। अब कोई बच्चा बोले, जैसे बोलने को तो बोल ही सकता है, बोलने में कौन मनाही है। बच्चा बोले कि मान लो डाइलेक्ट्रिक यहां नहीं होता, यहां से थोड़ा दूर है डिस्टेंस पे, तो फोर्स बताओ। तो उसका आंसर है कि बेटा फोर्स की कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी, इसलिए इस लेवल पर उन प्रॉब्लम को डील नहीं करते। हम जो प्रॉब्लम डील करते हैं उसमें जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है वो कैपेसिटर के जस्ट सामने रखा होता है, और अब ये जब डाइलेक्ट्रिक अंदर जाता है, जब ये डाइलेक्ट्रिक अंदर जाता है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा वो सारी बातें हमें करनी है। ठीक, अब इसमें हम दो केस कंसीडर करेंगे कि जो ये हमारा कैपेसिटर है, अब इसका देखिए जो मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये मैंने थोड़ा 3D डायग्राम दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जो मैं जनरली सॉल्व करने के दौरान डायग्राम बनाऊंगा वो डायग्राम में इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे। ये जनरली मैंने 3D दिखाने की कोशिश की है, पर ये डायग्राम जनरली 2D डायग्राम, 2D व्यू है। हम इस तरह की बातें करेंगे। इसमें दो बातें होंगी। पहला केस हम ले सकते हैं कि मान लीजिए यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, और दूसरा केस ले सकते हैं कि मान लीजिए बैटरी कनेक्टेड नहीं है, उस पर ऑलरेडी कुछ चार्ज है। हम लिख देते हैं कैपेसिटेंस C, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, बैटरी का EMF E, और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक सामने रखा है। अब क्या है, हाँ एक चीज और, ये जो डाइलेक्ट्रिक का लेंथ है यहां से यहां तक, ये लेंथ में उतना ही ले रहा हूं जितना इस कैपेसिटर प्लेट का यहां से यहां तक लेंथ है, और ये विड्थ मैं उतनी ही ले रहा हूं जितना मेरा डाइलेक्ट्रिक का विड्थ है, उतना ही ये कैपेसिटर का ये गैपिंग, दैट जिसको हम स्मॉल d बोलते हैं, वो स्मॉल d डाइलेक्ट्रिक का और स्लैब का दोनों का बराबर है। अब देखो बेटा, इसमें क्या फोर्स की वैल्यू आती है, उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है हमारे पास। इसका जो एग्जैक्ट तरीका है, अगर मैं उस एग्जैक्ट तरीके से इसको सॉल्व करूंगा तो ये थोड़ा लेंथी जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं उससे कैलकुलेट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी जाएगा। एग्जैक्ट जो इसका तरीका है, एग्जैक्ट मेथड जिसको यूज करना चाहिए, और एक दूसरा मेथड है जिसको हम शॉर्टकट में यूज करते हैं, और अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक कोइंसिडेंस भी है कि उस सिचुएशन से रिजल्ट आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए
अब इसमें होता क्या है कि जब हमारा कैपेसिटर अंदर, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक अंदर जाता है तो हमारे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस चेंज होता है। हमारा जब ये डाइलेक्ट्रिक अंदर जाता है तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस चेंज होता है। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्यों चेंज होता है उसका कारण है, उसका कारण इस तरह से है कि ये आपकी पैरेलल प्लेट्स हैं और मान लीजिए ये आपका डाइलेक्ट्रिक यहां तक आ गया। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो प्लेट के यहां से यहां तक का पोर्शन है, इस पोर्शन में देखें तो एक मीडियम है और इस पोर्शन में देखें तो कोई मीडियम नहीं है। तो हमें अब इस सिस्टम का अगर कैपेसिटेंस लिखना है तो मैं लिख के दिखाता हूं। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं यहां से यहां तक, लेट से x। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा l माइनस एक्स। और इस प्लेट का जो ये विड्थ है इस डायरेक्शन में, इस तरह से जो विड्थ है उस विड्थ को मान लेते हैं लेट से दैट इज b। उस विड्थ को क्या मान लेते हैं बेटा, लेट से दैट इज v, दैट इज b। और इनके बीच का जो गैपिंग है लेट से दैट इज d। मैं कह रहा हूं कि अगर इस सिचुएशन में इस सिस्टम का मैं कैपेसिटेंस लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, तो आपको मैंने बताया था कि एक रीजन में एक मीडियम, दूसरे रीजन में दूसरा मीडियम। तो ये दोनों टुकड़े, कौन से टुकड़े, यहां से इधर वाला और यहां से इधर वाला, मैं ऐसा नीचे ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये डायग्राम आपको ऐसे देखने को लगेगा कि यहां से यहां तक जो ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन में एक मीडियम फिल कर दिया है आपने, एंड दैट इज के। और इस मीडियम में कौन है, एयर या फिर वैक्यूम। दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन। और इस कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप कैपेसिटेंस लिखना चाहते हैं तो इधर वाला पोर्शन, दिस वन एंड दिस वन, दे आर इन पैरेलल। तो आपको पैरेलल यूज करना पड़ेगा। और पैरेलल में जो होता है हम सिंपली ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2। तो इसका प्लस इसका इक्वल टू दैट कॉम्बिनेशन का C। तो इसका जो कैपेसिटेंस लिखा जाएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। एरिया किसके बराबर होगा, तो देखिए इस तरह से है। तो ये कितना है x और ये कितना है आपका b। तो एरिया कितना होगा, सॉरी ये कितना है आपका d और ये कितना है b। तो नहीं एरिया आपको चाहिए ना इसका एरिया। हाँ, तो एरिया होगा x इंटू बी। तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है d, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k। तो ये कैपेसिटेंस हो गया कौन से मीडियम का, कौन से पोर्शन का, ये इस वाले पोर्शन का कैपेसिटेंस हो गया। अब उस वाले पोर्शन का कैपेसिटेंस लिखेंगे, फिर से एरिया हमको चाहिए। तो ये आया प्लस एप्सिलॉन नॉट एरिया। एरिया में ये वाला लेंथ आएगा, ये वाला लेंथ कितना है l माइनस एक्स, और ये वाली विड्थ आएगी b। ये हमारे पास विड्थ आएगा कितना b। तो क्या लिखा जाएगा, l माइनस एक्स इंटू b upon epsilon naught a by d upon that gapping between the plate, separation between the plate, that is d। तो जो मेरा x है वो स्लोली चेंज हो रहा है। x अगर चेंज हो रहा है तो मेरा कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, और अगर मेरा कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है x के साथ तो किस रेट से कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, मैं लिख सकता हूं dc अपॉन dx। dc अपॉन dx, इसका मतलब किस रेट से मेरा कैपेसिटेंस बदल रहा है, तो वो आया एप्सिलॉन नॉट बी के अपॉन डी माइनस एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी। ठीक, तो इसको मैं अगर लिखूं तो dc अपॉन dx को अगर मैं लिखूं तो dc अपॉन dx लिखा जा सकता है k माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी। हाँ देख लिया, एप्सिलॉन बी, ओके ऑल फाइन। दिस इज dc अपॉन dx। अब ये dc अपॉन dx मैंने क्यों निकाल के रखा है पहले, क्योंकि काम आएगा इसलिए निकाल के रखा है। तो कैपेसिटेंस चेंज होने की जो रेट है वो कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस चेंज होने की जो रेट है वो कांस्टेंट है, वो कितनी है, k माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बी dx। अगर मैं चेंज इन कैपेसिटेंस लिखूं dc, अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक x डिस्टेंस अंदर चल के जाए, अगर ये मेरा डाइलेक्ट्रिक x डिस्टेंस अंदर चल के जाए तो सिस्टम के कैपेसिटेंस में चेंज आएगा dc, और इस सिस्टम के जो कैपेसिटेंस में चेंज आएगा उसका फॉर्मूला होगा k माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट बी डी इंटू dx। अब हमको
ये तो हुआ चेंज इन कैपेसिटेंस। अब हमको क्या करना है, हमें तो फोर्स चाहिए, फोर्स। तो देखिए मैं आपको फोर्स लिख के दिखाते हैं, चलिए पूरे प्रोसेस से सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम हटाता हूं, फिर से मुझे डायग्राम बनाना है। मैं पूरे प्रोसेस से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो इसलिए इसको लिख लें, मुझे इसको भी हटाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो बेटा, कहानी ये है कि दिस इज योर कैपेसिटर एंड लेट at some instant your dielectric have distance x inside the plates. This is x. The system have some capacitance. This system have some capacitance. Let's say that capacitance is C. जो भी सिस्टम का कैपेसिटेंस है, let's say that capacitance is C. और ये का सिस्टम एक बैटरी से कनेक्टेड है, और ये मेरा जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, ये कौन लगा रहा है, ये लगा रही है दैट प्लेट्स। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये कौन लगा रहा है, ये प्लेट्स पे चार्ज जो है वो चार्ज फोर्स लगा रहा है। प्लेट पर जो चार्ज है वो चार्ज फोर्स लगा रहा है। अब वो किस पे फोर्स लगा रहा है, इस डाइलेक्ट्रिक के इंड्यूस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये डाइलेक्ट्रिक कैसा फील हो रहा है, अंदर अट्रैक्ट फील हो रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरह से कंसीडर करिए कि मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को स्लोली जाने दिया, तो मेरे एक्सटर्नल एजेंट को इधर फोर्स लगाना पड़ा होगा। अगर हमने इस डाइलेक्ट्रिक को स्लोली अंदर जाने दिया, तो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा, और उतना ही लगाना पड़ेगा जितना ये F अट्रैक्शन लग रहा था। ये F है दैट अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर मैं स्लोली की बात कर रहा हूं, स्लोली की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्लोली तभी पॉसिबल है जब F एक्सटर्नल बराबर हो जाए F के। अब देखो यहां पे कई बच्चे ये बोल सकता है कि सब बराबर हो गया तो वो जाएगा कैसे। तो मैं कह रहा हूं कि मान ले बहुत स्मॉल इम्बैलेंस है, चीटी सा इम्बैलेंस है F एक्सटर्नल में, एंड दैट F में बहुत चीटी सा इम्बैलेंस है टेंडिंग टू 0, तब तो मूव कर सकता है। तो वही है, मूव कर रहा है। अब मैंने माना कि मेरा कैपेसिटेंस, मेरा जो डाइलेक्ट्रिक है वो dx डिस्टेंस मूव किया। मेरा जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना मूव किया, dx डिस्टेंस मूव किया। तो अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक dx डिस्टेंस मूव किया है, तो इस सिस्टम में वर्क हुए होंगे, इस सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा, और हीट लॉस नहीं हुआ होगा। कारण क्योंकि बहुत स्लोली चार्ज फ्लो कर रहा है। अच्छा हाँ, dc अपॉन dx का मुझे जरूरत पड़ेगा, तो ये लिखा हुआ dc अपॉन dx, दिस इज dx। अब सुनना, स्लोली हुआ है तो सिस्टम में कुछ एनर्जी के चेंज हुए होंगे। तो जरा हम चेक करते हैं सिस्टम में क्या हुआ। तो इस सिस्टम में अगर पहले कैपेसिटेंस इसका C था, तो पहले इस पे चार्ज था C इंटू E, और अब ये मेरा dx अंदर चला गया, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस मर गया, तो अभी मेरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस हो गया वो हो गया C प्लस DC, और अभी चार्ज हो गया CE, एंड अभी चार्ज हो गया C प्लस DC इंटू E। ये चार्ज था मान लीजिए किसी समय t इक्वल टू T1 पे, और ये है t इक्वल टू T1 प्लस dt पे। ये चार्ज ऐसे लिखते हैं Q इक्वल टू दिस एंड Q इक्वल टू दिस, और ये किस टाइम पे था, एट t इक्वल टू T1, और ये किस टाइम पे था, एट t इक्वल टू T1 प्लस dt। और dt टाइम में मेरा जो डाइलेक्ट्रिक है वो अंदर कितना चल के गया, अंदर dx चल के गया। अब देखिए ये पूरा ईमानदारी वाला मेथड है, अब लेकिन ये बड़ा है, शॉर्टकट जुगाड़ बताते हैं अंत में, पहले एक बार सुन लीजिए। ये dt टाइम में मेरा डाइलेक्ट्रिक है वो dx चल के गया है। अब मैं कह रहा हूं आप ऐसे समझो कि दिस इज माई सिस्टम, दिस इज माई सिस्टम, दिस इज माई सिस्टम, और इस सिस्टम से एनर्जी का एक्सचेंज किया है एक्सटर्नल लोगों ने। अगर ये मेरा सिस्टम है तो एक्सटर्नल लोग कौन है, तो जो एक एक्सटर्नल आदमी ने फोर्स लगाया, जिसने इस डाइलेक्ट्रिक को धीमे धीमे चलने दिया, वो एक एक्सटर्नल एजेंट है। ये बैटरी मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये बैटरी मेरा एक एक्सटर्नल एजेंट है। तो जितना भी एक्सटर्नल सोर्स ने वर्क किया होगा, उतना इस सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी में चेंज आया होगा।
तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की कोई बात यहां पे है नहीं, स्लो प्रोसेस है, तो हीट लॉस की बात यहां कोई है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया होगा, तो बैटरी ने जो चार्ज फ्लो कराया होगा, अगर उसको मैं dq फ्लो लिखना पसंद करूं, तो dq फ्लो का वैल्यू जो आएगा वो आएगा dc इंटू ई। तो अगर मैं वर्क डन बाय बैटरी, अगर बैटरी ने थोड़ा सा वर्क डन किया है तो उसके लिए मैं dw सब इस्तेमाल करूं, तो वर्क डन बाय बैटरी dw बैटरी दैट इज dc इंटू ई स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करें तो dw ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स इधर लगाया, डाइलेक्ट्रिक चल के अंदर गया, तो उसका जो वर्क डन आएगा वो आएगा माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। दिस इज द वर्क डन। अब मुझे लिखना है इसकी स्टोर्ड एनर्जी में कितना चेंज आया, तो कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर। तो पहले स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, U इक्वल टू, ये स्टोर्ड एनर्जी है हाफ सी ई स्क्वायर, लेकिन इसमें चेंज आया du, कौन बदल रहा है, C बदल रहा है, तो स्टोर्ड एनर्जी का जो चेंज आएगा वो आएगा हाफ dc इंटू ई स्क्वायर। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन वाली बातें आप कर दीजिए कि भाई जितना भी बाहर वाले लोगों ने एनर्जी दिया उतना उस सिस्टम की एनर्जी में चेंज आ गया, तो कितना, कितना था ये, dc इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस 1 इंटू डी। होपफुली यही था। अच्छा एक बार मैं लिख के इंटू डी एक्स, एक बार मुझे सोचने दो यही था कि नहीं था। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए में बी के साथ एक्स आया था, बी एक्स, ठीक है यही था, ओके नो प्रॉब्लम, यही था। अब आप क्या करिए, यहां पे आके अब आप एनर्जी कंजर्वेशन वाला इक्वेशन लिखिए कि जितना उसकी एनर्जी में चेंज आया हाफ dc इंटू ई स्क्वायर, ये बराबर होगा वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय बैटरी दैट इज dc इंटू ई स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल एजेंट दैट इज माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ठीक, अब ये एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स है, ये dc इंटू स्क्वायर है, और ये हाफ dc इंटू स्क्वायर है, तो इसको इधर ले आइए, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, ये बराबर आएगा dc बाई 2 ऑफ ई स्क्वायर। क्या वैल्यू है dc का, यहां से आप वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, ये एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है, क्या वैल्यू है आप पुट कर दीजिए, तो ये आया एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स दैट इक्वल टू हाफ ऑफ dc, व्हाट इज dc, dc इज एप्सिलॉन नॉट बी k माइनस 1 अपॉन डी इंटू डी एक्स इंटू ई स्क्वायर। डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, तो उस एफ एक्सटर्नल का जो वैल्यू आया, एफ एक्सटर्नल का जो वैल्यू आया वो आया k माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। तो ये फोर्स का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रहना ही चाहिए, बिना इसके याद रहे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है, और किस पे लग रहा है, इंड्यूस चार्जेस पे लग रहा है, ठीक। तो इसको लिखिए, ठीक। अब देखिए ये तो एकदम प्रॉपर मैंने, अच्छा ये एफ एक्सटर्नल है, मुझे तो वो निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखा ना, ये वाला देखो, स्लोली होने के कारण एफ एक्सटर्नल और एफ क्या है, लगभग बराबर है, तो एफ का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आया, k माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d, ठीक है, लिख लो। अब ये तो एकदम प्रॉपर ईमानदारी वाला मेथड है, अगर इसको ऐसे शॉर्टकट में जो याद रखते हैं, जनरली जो याद रखा जाता है कि इतना बड़ा मेथड बच्चा कैसे करेगा, बच्चा इतने में ही कंफ्यूज हो जाएगा, तो ठीक है, अगर बच्चा इतने में कंफ्यूज हो जाएगा तो उस बच्चे के लिए जुगाड़ करके रखते हैं, और जुगाड़ को कुछ ऐसे बोलते हैं कि देखो आप इस चीज को नोटिस करो जरा ध्यान से, आप इस चीज को अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहीं से तो आपका आंसर आया था, ये देखो ध्यान से क्या लिखा है, ये लिखा है आपके पास एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, ये लिखा है डी यू, ये लिखा है डी यू, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। तो बच्चे को बोलते हैं तू बस इतना याद रख लेना, क्योंकि दिस इज द फाइनल आंसर।
यहीं से बात होती है, सब आदि बातें कैलकुलेट हो रही हैं। तो बच्चे को ये स्टेप हम ऐसे याद करा देते हैं कि ऐसा करना तो ये याद रख लेना, और फोर्स अट्रैक्शन है ये याद रखना है, और ये याद रखने का एफ एक्सटर्नल कितना डी यू बाई डी एक्स तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा याद कर लेता है, क्योंकि देखो ये डी यू बाई डी एक्स ही तो लिखा है, ये कौन लिखा है, ये डी यू लिखा है, और ये कौन इधर जाएगा डी एक्स, तो एफ एक्सटर्नल क्या हुआ डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम बच्चे को याद करने को बोल देते हैं। और मैं उस तरह से भी आपके लिए एक बार लिख के दिखा देता हूं कि मान लो एग्जाम में आप लिखने लगे तो कहीं आपसे गलती ना हो, इसलिए मैं लिख के दिखा देता हूं कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, मान लो कोई बच्चा भूल गया था एग्जाम में वो लिखेगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए, तो हम लिखना है डी यू अपॉन डी एक्स, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा कैपेसिटेंस सी। सी अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, आपने रजिस्टर में लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट बी एक्स के अपॉन डी माइनस एप्सिलॉन नॉट बी एल माइनस एक्स अपॉन डी एंड हाफ स्टोर्ड एनर्जी लिख देता हूं मैं सीधा, हाफ दिस इज द कैपेसिटेंस, पैरेलल में बने थे ना दोनों, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो सी हुआ ये वी स्क्वायर हुआ। अब डी यू अपन डी एक्स आप निकाल लो, आपको बोला गया था रटने को क्लास में, तो रटो मार दो, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, ये आएगा आपके पास के माइनस वन इंटू ई स्क्वायर। यही आपका फोर्स है, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन टू डी ई स्क्वायर। ठीक है ना, ये ई स्क्वायर है ना इसके साथ, ओके ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। हाँ, तो देखो अब हमने कैलकुलेट किया कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी आई, और इसमें अप्रिशिएट करने वाली बात ये है कि ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, और ये फोर्स कांस्टेंट है इसलिए इस वाली सिचुएशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो वो आपसे बहुत सारी चीज़ें आसानी से कैलकुलेट करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किए बिना। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर बाई टू डी। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन ये है बेटा कि मान लीजिए ये आपका एक कैपेसिटर है जो एक बैटरी से कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ EMF E, और सारी डायमेंशंस आपको प्लेट की दी गई हैं। प्लेट का लेंथ L है, ऐसे प्लेट का जो विड्थ है दैट इज B, जो प्लेट का विड्थ है वो V है, और इन प्लेट के बीच का जो गैपिंग है दैट गैपिंग इज स्मॉल d, मैं यहां लिख देता हूं, इन प्लेट के बीच का जो गैप है दैट गैपिंग इज स्मॉल d। और आपने क्या किया, इन प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया। आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आपने यहां पे प्लेस किया इस तरह से, और ये डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, इसके अंदर अट्रैक्ट होगा, और ये लेंथ L है और डाइलेक्ट्रिक का लेंथ भी L है। ठीक, अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइए ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये जो मोशन करेगा ये एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा, तो जो ये डाइलेक्ट्रिक ऑसिलेटरी मोशन करेगा उस मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है की। सॉल्व करो। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं तरीका बताता आपको। तो आप मुझे एक बात बताइए बेटा, इस डायग्राम को लिख लीजिए। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है। जब आपकी स्लैब यहां पर होगी, जब आपकी स्लैब यहां पर होगी तो ये अट्रैक्शन फोर्स फील करेगी इसके अंदर, और कांस्टेंट फोर्स है, और लेंथ दोनों का ही बराबर है, L के बराबर। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर आएगा, जब ये डाइलेक्ट्रिक इस रीजन को कंप्लीटली फिल कर देगा तब इस डाइलेक्ट्रिक पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि dc अपॉन dx जीरो हो जाएगा।
तो जब ये इसको कंप्लीटली फिल कर देगा, आप ऐसे देखें, जब ये इसको कंप्लीटली फिल कर देगा इस समय पे, इस समय इस पर जो फोर्स लगेगा डाइलेक्ट्रिक, वो क्या लगेगा? जीरो। और जीरो फोर्स को आप किसी और आर्गुमेंट से भी कह सकते हैं कि भाई ड्यू टू सिमेट्री, सबको सिमेट्रिक डायग्राम है तो क्यों फोर्स लेफ्ट लगे, क्यों राइट लगे, तो सिमेट्री आर्गुमेंट से भी बोल सकते हैं कि फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इसके बाद अब लेकिन यहां से लेके यहां तक जब ये चल के आया है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगा v, इसके पास क्या होगा बेटा? कुछ वेलोसिटी हो जाएगा v। और इसके पास अगर कुछ वेलोसिटी हो जाएगा v, इसके पास कुछ वेलोसिटी अगर हो जाएगा v, जिसके कारण ये आगे निकलेगा, और जब इसके कारण ये आगे निकलेगा, अगर ये आगे निकलेगा तो फिर कैपेसिटेंस में चेंज आना स्टार्ट होगा, और फिर कैपेसिटेंस में जब चेंज आना स्टार्ट होगा तो किस तरह से बनेगा डायग्राम? देखिए इस तरह से बनेगा, इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, इस तरह से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, और जब ये डाइलेक्ट्रिक बाहर निकलना स्टार्ट करेगा फिर इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जितना पहले लग रहा था। तो अब क्या होगा? ये डाइलेक्ट्रिक धीमे 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 जाके रुक जाएगा, तो इस डाइलेक्ट्रिक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इधर लगे, इधर है इसका वेलोसिटी और इधर लगेगा इस पर फोर्स F। तो होगा क्या? मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं, मैं आपको देखिए 4 स्टेप्स दिखाता हूं ड्रॉ करके, मैं आपको सिस्टमेटिक ड्रॉ कर देता हूं। 1 2 3 4। देखिए शुरुआत में आपने डाइलेक्ट्रिक को यहां से रिलीज किया था, यू रिलीज्ड डाइलेक्ट्रिक हियर, फिर ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर पहुंच गया, यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो थी लेकिन इस पर फोर्स हुआ करता था। इस सिचुएशन में फोर्स जीरो है लेकिन उसके पास एक वेलोसिटी है। अब वो जब आगे जाएगा तो जाते जाते कहीं यहां जाकर वो रुक जाएगा, यहां जाकर रुक जाएगा, यहां उसका वेलोसिटी जीरो हो गया लेकिन इस पर अभी भी फोर्स लग रहा होगा। और जिस तरह से आया इधर आया, अब सेम कहानी रिपीट होगी, ये जाएगा फिर अंदर जाएगा और फिर एकदम इस तरह से बाहर तक पहुंच जाएगा। ठीक, अब मुझे निकालना है टाइम पीरियड, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो और यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो और इंटू 2 कर दो। क्यों इंटू 2 कर दो? क्योंकि जैसा यहां से यहां तक लगेगा वैसा यहां से यहां तक लगेगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, मतलब सेम कहानी रिपीट होगी। तो आप ऐसा करिए, आप इस मोशन को एनालाइज करिए, यहां से यहां तक का टाइम निकालो, यहां से यहां तक का टाइम निकालो, तो जैसे ही इसकी मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई है आइडेंटिकल मोशन होगी इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आपको इसके फॉरवर्ड मोशन का टाइम पता है तो आप इसके बैकवर्ड मोशन का भी टाइम लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? तो टाइम कितना आएगा? तो पहले लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आएगा? ये आएगा एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट b ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d, और मास का डिवाइड लगाएंगे। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मास कितना है? m, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक l। तो मुझे बताइए जीरो वेलोसिटी से चलना है, जीरो वेलोसिटी से चलना है, l लेंथ आपको चल के जाना है, तो टाइम कितना लगेगा? तो t लगेगा अंडर रूट ऑफ 2l/a। अब सेम कहानी, ये यहां से यहां तक का टाइम हो गया रूट 2l/a। अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो यहां से यहां तक की भी सेम कहानी कि अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन वो इस बार रिटार्डेशन का काम कर रहा है, वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वो उतना ही है जितना उस एक्सेलरेशन के टाइम पे था, जितना तब वो स्पीड को बढ़ा रहा था उस टाइम पे था। तो अभी भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक, उतना ही टाइम लगेगा। तो कैपिटल T टाइम को मैं लिखूंगा, वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फॉरवर्ड जर्नी का टाइम, और फॉरवर्ड जर्नी का टाइम ऑलरेडी इसका डबल आएगा, तो ये आएगा 2 इंटू रूट ऑफ 2l/a। यहां पे आप a का वैल्यू पुट कर दें और टाइम पीरियड का वैल्यू निकाल लें। ठीक है, लिख लो। चलिए अब अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये है और एक दूसरा कैपेसिटर ये है, ये दो कैपेसिटर हैं और इस कैपेसिटर को एक बैटरी से लगाया गया है, E1 EMF का एक बैटरी है, और इस कैपेसिटर को एक दूसरी बैटरी से लगाया गया है और ये E2 EMF का बैटरी है। और हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक हैं, मतलब एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है और वो डाइलेक्ट्रिक इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है बेचारा। जो डाइलेक्ट्रिक है वो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम में है। वो डाइलेक्ट्रिक इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो अगर वो डाइलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम में है तो आपको बताना है कि E1 E2 और K इस सब में कंडीशन क्या होगी। ऐसा करिए, एक नहीं दो डाइलेक्ट्रिक लीजिए, दो डाइलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन लीजिए, इसका लीजिए K1 और इसका लीजिए K2, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम में तभी हो पाएगा जब बैटरी बराबर है। आप दो ले लीजिए और ये मेरे जो डाइलेक्ट्रिक है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये जो मेरा डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन है ये मेरा इक्विलिब्रियम में है। तो आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट K1 K2 एंड E1 E2। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड E1 E2। तो क्या आएगा देखिए, ये वाली जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं जो इस डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स लगा रही होंगी उसका वैल्यू आएगा K-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट BE1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D, ये K1-1। और इधर वाले डाइलेक्ट्रिक के फोर्स की बात करें वो आएगा K2-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट B इसके EMF E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D। और ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होने चाहिए, तभी आपका जो कैपेसिटर है वो इक्विलिब्रियम में, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो क्या आया ये आया आपके पास K1-1 इंटू E1 स्क्वायर बराबर है K2-1 इंटू E2 स्क्वायर। लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे अब बहुत तरह के क्वेश्चन है, आप अगर HCV सॉल्व करेंगे तो उसमें HCV में कई क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आज तक पूछा नहीं है, पर ठीक है कभी पूछ लेगा तो कोई मना नहीं कर सकता। तो मतलब बहुत टफ चीज़ नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद एक केस और बच जाता है और हमारे पास जो एक केस बचता है वो अगला केस फिर से वही है कि इस बार हमारी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो कैपेसिटर पे जो कांस्टेंट है वो कौन कांस्टेंट है? चार्ज। और कैपेसिटर पे अगर चार्ज कांस्टेंट है तो अगर हम कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, लेकिन जब चार्ज स्टोर्ड होता है तब Q²/2C लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक टर्म तो कांस्टेंट है Q, C तो बदलेगा। और जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तब हाफ CV² लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक टर्म तो कांस्टेंट है, एक C तो बदलेगा। तो अगले केस की हम बात कर रहे हैं, और अगला केस है हमारा जिसमें आपका बैटरी कनेक्टेड है। अगला केस कौन है बेटा हमारा? जिसमें सॉरी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो ये मेरा कैपेसिटर है, वही सारी डायमेंशंस हैं बेटा, ये D दिया है, ये वही L है, ये वही विड्थ B है, सारी बातें वही हैं। और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे कितना फोर्स लगेगा? तो देखिए सेम बात है, आप क्या करिए, वही कहानी, हम ड्राइव तो वैसे ही करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, स्लोली चल के जाने देंगे। इस सिस्टम में जितना भी एनर्जी में चेंज हुआ दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और अंत में वो कहानी यही आ जाएगी कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा। जैसे पिछली बार मैंने पूरी कहानी लिखी ना, इस बार आप लिखिए पूरा। और उस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो इस बार जो फोर्स का जो वैल्यू आएगा उसी तरह से आपको याद रखना है, कैसे? dy/dx। तो dy/dx कैसे लिखा जाएगा? तो Q²/2C। u का वैल्यू कितना होता है? Q²/2C। डिफ्रेंशिएट करो du/dx, ये वैल्यू आएगा माइनस प्लस, ठीक है माइनस आ जाएगा, माइनस Q²/2C² dC/dx। माइनस का टेंशन मतलब, ठीक।
माइनस का टेंशन मतलब आप सीधा फोर्स लिखो, एफ क्या लिखो आप, डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसे याद रखना है आपको। कहां से आएगा ये फॉर्मूला, ये वहीं से आएगा जो मैंने आपको बताया था। तो एफ इक्वल टू डी वाई डी एक्स, तो एफ इक्वल टू डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है कितना, मैग्नीट्यूड लो, सीधा माइनस को भाड़ में जान दो, तो दिस इज द फोर्स। अब जब चार्ज हमारा कांस्टेंट होता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा गंदा हो जाता है काफी, क्योंकि इसमें ना सी स्क्वायर नीचे आ गया और सी एक वेरिएबल टर्म है और उसका भी स्क्वायर लग के नीचे आ गया, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी उस सिचुएशन के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। कौन सा सिचुएशन, जिस सिचुएशन में बैटरी कांस्टेंट होती है। ठीक, तो देखिए बेटा ये आपका कैपेसिटर का चैप्टर था, ये खत्म होता है। अब इसके बाद जो हम अगला चैप्टर चालू करेंगे वो होगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर से एक बार कैपेसिटर हमारे सामने आएगा। तब हम इस कैपेसिटर के जो बाकी टाइप के क्वेश्चंस हम बच गए, कौन से, कैपेसिटर समय के साथ चार्ज होता है, कैपेसिटर समय के साथ डिस्चार्ज होता है, तो क्या किसी समय पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, किस तरह से चार्ज की वैल्यू लिखी जाती है, वो सब बातें नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, तो चलिए पढ़ते रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो बोले, फिर मिलते हैं।